हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम वायुसेना भर्ती परीक्षा की वाई ग्रुप के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। जो ये एसके की पूरी बुक है, ये आप देख रहे हैं एसके की वाई ग्रुप की गैर तकनीकी परीक्षा की बुक है। टॉप एग्ज़ाम पर ये पूरी बुक के सभी सेट्स का सोल्यूशन होगा। और दोस्तों, अगर आपने ये सभी सेट बहुत अच्छे से तैयार कर लिए आपने अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमें 45 मिनट का समय मिलता है। प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं हम। और टोटल दोस्तों इसमें 50 मार्क्स का होता है ये। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में क्या लिखा है? डायरेक्शन में लिखा है कि चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली मतलब जो भी सही नहीं लिखा हुआ वो बताना में। तो दोस्तों, रसल की स्पेलिंग सही है, सैगो की स्पेलिंग सही है, मोरल की भी स्पेलिंग सही है। जो है ना परपोज है ना, परपोज की स्पेलिंग गलत है। परपोज को कैसे लिखते हैं दोस्तों? परपोज को हम लिखते हैं, परपोज को ऐसे लिखते हैं दोस्तों, PURPOSE। परपोज को दोस्तों ऐसे लिखते हैं। पर्पस भी कहते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत है, इसमें ए की स्पेलिंग हमारी गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में क्या पूछा गया? सेकंड में भी यही बताना में कौन सी स्पेलिंग गलत है। डाइवर्स ठीक है, बाइगोट भी ठीक है, लोरी भी ठीक है। डेजर्ट की स्पेलिंग गलत है हमारी दोस्तों। डेजर्ट की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? DESERT। डेजर्ट, डेजर्ट की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं। इसमें ए की जगह पर ई आएगा, इसलिए ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको भी दोस्तों साथ साथ ये सोल्व करते जाना, क्योंकि स्पेलिंग आपके पेपर में 2 स्पेलिंग से कम जरूर आएंगी। इसने 5 दे दी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, 2 पक्की आएंगी। आपको अच्छे से तैयारी करनी और साथ में याद करते चलना है। बताना है इसमें भी कौन सी स्पेलिंग गलत है। प्राउड की स्पेलिंग ठीक है, स्क्रीन की स्पेलिंग ठीक है, यूनाइट यूनटाई की अनटाई की स्पेलिंग ठीक है। तो दोस्तों, प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है। प्रिवेंट की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? PREVENT। प्रिवेंट की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसने ए की जगह पर ई आएगा दोस्तों। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ में एंग्री की स्पेलिंग ठीक है, लाइसन की स्पेलिंग ठीक है और हैवी की स्पेलिंग ठीक है। ये तीनों स्पेलिंग ठीक है। हमारी होम पेज की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। होम पेज में क्या आएगा? होमेज में क्या आएगा? होमेज, ये होती है दोस्तों हमारी होमेज की स्पेलिंग। यहाँ पर इसने ए के स्थान पर ई दे रखा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 पे। 5वें में क्या कहा गया है? डेवियर की स्पेलिंग हमारी ठीक है दोस्तों। डेवियर ठीक है, हैवोक भी ठीक है, होंट भी ठीक है। बुलेट की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। बुलेट की स्पेलिंग हमारी क्या आती है? बुलेट की स्पेलिंग आती है BULLET। ये स्पेलिंग होती है दोस्तों बुलेट की। यहाँ पर उसने ए दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक है हमारी। तो ये क्वेश्चन हो गए आगे। 6 से 10 क्वेश्चनों के लिए जो इसने वो दिया है डायरेक्शन, वो पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में क्या कहा गया है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए ब्लैंक इज गिवन इन ईच क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। ये दोस्तों फिल इन द ब्लैंक है, जो प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। आपके प्रीपोजिशन पर नहीं, इनमें आपको देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको सभी सेट करने, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, हम सभी सेट करेंगे। इसमें 50 से भी ज़्यादा सेट हैं। अगर ये सेट कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप देखते रहिए, अगर कोई भी कमी मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। देखते हैं छठे क्वेश्चन को। मुन्नी इज गुड डैश म्यूजिक। गुड, इसमें प्रीपोजिशन बनना है दोस्तों एट। गुड एट, मुन्नी इज गुड एट
अगर कोई भी किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज़ में गुड होता है ना, तो उसके साथ एट लगता है, वो उस चीज़ में गुड एट होता है। मुन्नी इज गुड एट म्यूज़िक, बिल्कुल ये सही है। सातवें पे चलते हैं। सातवें में क्या है दोस्तों? सातवें क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? सातवें क्वेश्चन में हमें दिया गया है आई मस्ट बी फेथफुल डैश यू। मस्ट बी फेथफुल, किसी के प्रति फेथफुल होने के साथ क्या आता है? टू आता हमेशा। आई मस्ट बी फेथफुल टू यू, तुम्हारे प्रति फेथफुल रहूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है। आठवें में क्या है? ही इज कमिंग डैश प्लेन। ही इज कमिंग डैश प्लेन, यानी कि वह प्लेन से आ रहा है। किसी चीज़ से आ रहा है तो बाय यूज होगा। ही इज कमिंग बाय प्लेन। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है? दिस इज डिफरेंट डैश द अदर। दिस इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ हमेशा क्या आता है दोस्तों? फ्रॉम आता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, बिल्कुल सही हो जाएगा ये, ए ऑप्शन ठीक है। 10, दिस इज नो काज डैश एनेक्सिटी ऑफ फॉर टू ओन। दिस इज नो काज डैश एनेक्सिटी, काज के साथ फॉर हमेशा यूज होता है। दिस इज नो काज फॉर एनेक्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं 11 से 15। 11 से 15 के लिए वन वर्ड बताना हमें। देखते वोकैब विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर। विदाउट द, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या वन वर्ड बताना है हमें 11th का। विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, इसका मतलब है कि अगर ऑथर का नाम ना दिया गया हो तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ऑथर का नाम नहीं दिया गया हो तो उसका होगा एनोनिमस, यानी कि जिसको हम नहीं जानते उसको बोलते हैं हम एनोनिमस। इसलिए इसलिए इसका सही आंसर होगा एनोनिमस। इसलिए 11वें का ए ऑप्शन ठीक है। 12वें पे चलते हैं। 12वें पे क्या वन वर्ड बताना में ऑल ऑफ वन माइंड, यानी कि सभी का एक मत हो, एक माइंड हो, सभी एक जगह कंसंट्रेट हो, सभी जितने भी लोग हैं सभी किसी एक बात से सहमत हो, उन्हें ऑल ऑफ वन माइंड बोलते हैं। उसका क्या होता है? यूनैनिमस। यूनैनिमस। आगे चलते हैं 13वें पे। 13वें पे क्या है? वन हु मेक्स ए पावरफुल पब्लिक स्पीच, यानी कि जो पब्लिक में स्पीच देता है और उसकी जो स्पीच होती है ना वो बहुत ही इफ़ेक्टफुल होती है, प्रभावी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं ओरेटर। ओरेटर। ओरेटर वो होता है वन हु मेक्स ए पावरफुल स्पीच इन पब्लिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 14 पे। 14 में क्या है? ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, बिल्कुल ईजी है सभी के लिए। इसका आंसर सेंचुरी। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर सेंचुरी। 15वें पे चलते हैं। 15वें में क्या? द रिजल्ट ऑफ ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, मतलब कोई भी ना जीते, दो टीमों में से कोई भी ना जीते, ये बिल्कुल आसान है। क्या बोलते हैं उसको? ड्रा। ड्रा बोलते हैं दोस्तों। आगे 16वें 17वें में हमें सिनोनियम बताने हैं। सिनोनियम स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब किसी को उत्तेजित करना, अपनी ओर मतलब किसी को भड़काना, नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं। उत्तेजित करना पॉजिटिव सेंस में कह सकते हैं। देखते हैं एनकरेज, बिल्कुल इसका सिनोनियम है। एनकरेज करना, बढ़ावा देना, स्टिमुलेट करना। डिस्करेज इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम। हिंडर मतलब किसी से छुपना, और प्रिवेंट किसी से बचना, लुकना या किसी की रक्षा करना। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। 17वें नंबर पे क्या है? 17वें नंबर पे है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब कि बनाया गया, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, ये मतलब है ओरिजिनेट का। ओरिजिनेट का सिनोनियम क्या आएगा? क्रिएट, मतलब कि बनाया गया, ओरिजिनेट हुआ, उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, ओरिजिनेट बोलते हैं, क्रिएट हो गया। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म करना, एंड का मतलब भी ख़त्म करना। ओगुरेट का मतलब भी यही जो पीछे आया था, एक्साइटेड करना। आगे चलते हैं 18वें और 20वें क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताने, यानी कि विपरीतार्थक बताने हैं। 18वें में रिवार्ड का, रिवार्ड मतलब इनाम मिलना, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? पेनल्टी। पेनल्टी मतलब कोई भी फाइन लगना या जुर्माना लगना। ठीक है दोस्तों,
डिमोशन प्रमोशन का नेगेटिव है, प्रमोशन होना डिमोशन होना। सीजर किसी भी चीज़ को सीज कर देती है पुलिस, उसको सीजर बोलते हैं। प्रमोशन ये दूसरे आपस में एंटोनियम है। यूजफुल, यूजफुल मतलब प्रभावशाली, यूजफुल मतलब प्रभावशाली, मतलब यूजफुल मतलब प्रभावशाली भी बोल सकते हैं यूजफुल को। और यूजफुल दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमें फ़ायदा पहुँचाए, उसको यूजफुल बोलते हैं। इसका नेगेटिव आ जाएगा अनप्रॉफिटेबल। होस्टाइल मतलब बंदी भी बोल सकते हैं, होस्टेजेज को बंदी भी बोलते हैं। होस्टाइल मतलब बढ़िया अच्छा इंसान भी होता है। प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल रहता हमेशा। आगे चलते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी क्या होता है? ऑटोनोमी मतलब कि अपने आप जो भी कर रहा है, अपनी कमाई कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, मतलब वो खुद पर निर्भर है, वो किसी दूसरे की वेतन पर निर्भर नहीं है, खुद पर ही निर्भर है। इसका अपोजिट क्या आएगा? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब किसी दूसरे पर निर्भर। ठीक है दोस्तों, ये आज तक हमारी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी रागा रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रीजनिंग व जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये शुरू हो गया दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। भाग दो। 21वें क्वेश्चन में क्या गया है दोस्तों? 21वें में कहा गया है कि कोई भी चीज़, एक सीरीज दी गई है हमें। सीरीज में क्या है? 5, 11, 23, 5, 11, 23, 41, 65। आगे बताना क्या आएगा दोस्तों? इनमें बताना में कितने कितने का गैप है। क्या सीरीज देखिए दोस्तों, क्या है? 5, 11, 23, 41 और 65। तो दोस्तों देखिए, इसमें आप अगर ध्यान से देखें +6 का गैप है, इसमें भी +6 का गैप है, इसमें भी +6 का, और इसमें भी +6। नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें +6 का है, इसमें +6 का है। दूसरे में क्या है? 12 का गैप है। तीसरे में क्या है? 18 का गैप है। इसमें क्या? 24 का गैप है। मतलब 6 की टेबल चली, 6, 12, 18, 24। तो आगे कितने का गैप आएगा? 24 के बाद 30 का गैप आएगा। 65 और 30 कितना हो जाएगा? 95। 95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 95 होगा। ये 6 की टेबल में चल रहा है, 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बिल्कुल 95 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 22 पे। 22 में क्या दिया गया है? 22 में दिया गया कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में 5 मीटर, फिर एक लड़का है कोई भी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे नॉर्थ होती है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। ठीक है दोस्तों, एक लड़का कोई भी अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है। पूर्व इधर है, इधर 5 मीटर गया वो, फिर 5 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। दक्षिण इधर है और पश्चिम इधर है, यानी कि इस साइड जाता वो। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर जाता है और दक्षिण पश्चिम से वह पुनः जाता है और पुनः 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। उत्तर पश्चिम इस साइड जाता है 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर फिर वह इस साइड चला जाता है। तो इस समय वह लड़का अपने मूल स्थान से है, ये बताना कहाँ पे है? अपने मूल स्थान से कहाँ पे है दोस्तों? ये देखो, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, इधर चला गया 5 मीटर, फिर 5 मीटर इधर चला गया और 5 मीटर फिर इधर चला गया। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बनेगा, 5 मीटर इधर, फिर इधर और फिर इधर। तो मतलब कि वो अपने घूम के वापस अपने मूल स्थान पर यहाँ से चला था और यहीं पे वापस आ गया पूर्व की ओर 5 मीटर, फिर किस तरफ? दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर पश्चिम, मतलब कि वहीं पे आ गया घूम के। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अपने मूल स्थान पर, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो संख्याएं हैं, तो संख्याएं बतानी दोस्तों में, देख लेते हैं क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है,
3x 4x। ठीक है, अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए 2, तो रेशो क्या हो जाएगा 7:9। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या होगा। इसको इससे करेंगे 27x +2 +18, 7 4 28 +14 28x। x में से x जाएगा इस साइड, आगे x में से x घट जाए x बच जाएगा, उस साइड 14 में से 18 जाएगा 4 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याएं क्या हैं। संख्याएं क्या हैं, संख्याओं को 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमारी संख्याएं क्या आ गई 12 और 16 हमारी संख्याएं आ गई दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आसान है, दोबारा से देख लेना वीडियो। 12 और 16 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है ये पूछा गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ठीक है, बी आंसर आपका ठीक है। आगे देखते, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव कितने किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी ये बताना दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 36, धारा की विपरीत दिशा में यानी कि बोट माइनस वाटर कितनी जाती है 36 किलोमीटर जाती है, कितने टाइम में 6 में, तो 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है दोस्तों, और क्या आगे क्या बोला हुआ है 40 किलोमीटर 5 घंटे में धारा की बी प्लस डब्ल्यू, मतलब कि धारा की दिशा में जाती है 40 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 8 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ऐड कर दो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 2b आ जाएगी 8 और 16 14, बोट की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बोट की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। दोबारा से सॉल्यूशन देख लो एक बार, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या गया गया 1/2 का 15% का दशमलव मान होता है। ठीक है, ये बताना दोस्तों में 1/2 का 15% का दशमलव मान। देखिए 1/2 का 15% का दशमलव मान, मतलब 2 को 7 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 7.5। नीचे डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 और 1 के बाद और डेसिमल लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं 0.075, ए आपका आंसर ए में ही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते 27 में 0.8 और 0.2 का मध्यानुपाती निकालना है। देखते हैं दोस्तों मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, 0.8 इंटू में 0.2 और दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट है 10 लगा देंगे, पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे भी 10 लगा दें, पॉइंट 10 10 100 हो गया, 100 का रूट से बाहर लाएंगे तो 1/10 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 8 2 जा 16, 16 का रूट कितना होता है 4। ठीक है, तो 4/10 आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आपका 0.4 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, तो आपका देख लेते हैं कौन सा है 0.4, ए आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, किसी संख्या को 6 से गुणा करने के बजाय 6 से भाग दे दिया जाए तो कितने प्रतिशत की कमी होगी। कोई भी संख्या है दोस्तों आपकी, कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी आपकी संख्या 6 है, 6 संख्या, अगर इसको 6 से गुणा करेंगे तो 36, लेकिन अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1,
तो ये पूछ रहा है कि इनमें कितने % की गिरावट आएगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा देखो, इसी संख्या को 6 से गुणा करने बजाय 6 से भाग दिया जाए तो कितने % की कमी होगी, ये बताना है। तो कितने की होगी, 35% की कमी होगी 36 पे। तो कितना आएगा, 4 से 4 से कटेगा, 4 से 9, 4 से 25। अगर इसको आप पॉइंटों में काटोगे तो दोस्तों, पॉइंट में काटो, पॉइंट में आएगा 9 से 35 को काटेंगे हम, कितना आएगा, 9 से 35 को काटने के बाद आएगा हमारे पास, अगर इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी 97.2%। इतनी कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है। इसमें भी नहीं है 97.2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए, छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ साइन ही बदलना, आपको साइन चेंज करना है, मतलब कि करके ही दिखा देता हूँ। चलो कैसे करोगे, देखो तो, मतलब कि P के स्थान पे माइनस, Q के स्थान पर प्लस, R के स्थान पर डिवाइड, T के स्थान पर मल्टीप्लाई, मतलब कि इसमें सभी की वैल्यू रख के और सोल्व कर लेंगे। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे 1/15 का दशमलव मान में बदलें, 1/15, ध्यान से देखिए, 1/15% में है, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1/1500। ये पॉइंट में बताना आपको कितना आएगा। देखिए दोस्तों, तो पॉइंट में जब इसको सोल्व करेंगे ना हम, पॉइंट में सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.00066 आएगा ये, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर 100 लगाएंगे, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.00066। ये ऐसे एक 6 ज़्यादा लग गया दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा जब इसको सोल्व करेंगे। ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन के सवाल है दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट करके बता रहा हूँ मैं। सिंपल इसको डिवाइड करना, ये आप कर लोगे अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर ले हो सीरियस होके। ठीक है दोस्तों, आगे है A/B, B/C, C/D, A/D। आपके एक बार फिर याद दिला दूँ, हम SK की बुक है ये, SK बुक अभ्यास प्रैक्टिस सेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। मैं सभी सेट लाऊंगा डेली। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी गलती हो, सुधार चाहते हो भी किसी भी प्रकार का, तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना दोस्तों। आपके लिए बिल्कुल फ्री SK के फुल सॉल्यूशन कराऊंगा मैं। आप भी मन लगा के साथ साथ कॉपी पेन लेके सोल्व कीजिएगा। तो 31 देखते हैं, तो इसमें हमें A/D निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो A/D कैसे निकालेंगे, तो क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 2, 3, BC 6, 9, और C और D 7 और 5। ठीक है, तो A/D निकालना हमें, तो क्या आ जाएगा, A/B इंटू में B/C इंटू, सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ी सी वीडियो में इनकन्वीनियंस हो गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों हम कौन से थे, 31वें पे थे, 31वां हम कर रहे थे। 31वें में क्या था, ये बोल रहा था कि A/D निकालना, ये सब हमें दिया हुआ है, तो A/B कर देंगे, B/C, C/D। तो A से कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा A/D। तो कर देते हैं, तो A/B 2/3, 6/9, C/D 7/5, तो 3 2 जा 6। तो देख लीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 हो जा 36/45, यानी कि कितना हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इसको कैलकुलेट, जब इसको हम कैंसिल करेंगे, 9 पे कटेगा, 9 चौका 36, 9 बजे 45, यानी कि 4/5 उत्तर हो जाएगा हमारा, 4/5। देख लेते हैं 31वें में कौन सा है। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कहाँ पे गड़बड़ हुई है हमारे पे, ओ ये गलती हो गई यहाँ पे,
7 4 जा 28 होता है, 9 5 जा 45 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 28/45 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों 28/45 ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर। 32 पे चलते हैं। 32 में फिर से एक टेबल दी गई है। टेबल में कॉपी पे बना देता हूँ दोस्तों। क्या है टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे टेबल है 9 16 30 58। इसके बाद बताना क्या आएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आएगा। टेबल इसमें देखिए कितने कितने का गैप है। आप हर ट्रिक लगा के देखना। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। देखिए इसमें क्या किया गया 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया गया। 9 2 जा 18 माइनस करेंगे 16। 16 को भी इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया गया। 16 2 जा 32 माइनस 2 यानी कि 30। 30 को फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देना 60 माइनस 2 58। ऐसे ही हम करेंगे। 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 116 आएगा। लेकिन 2 माइनस करेंगे तो 114 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया होगा आई होप आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा 32। ये रहा 32। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस ईयर फार्मूला लगा था तो 114 बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे क्या है। आगे क्या है एक कलम का अंकित मूल्य 116 उसे 122.40 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना दोस्तों में। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा देखिए। मतलब कि कहाँ पे 122.40 में बेचने पर कितने परसेंट का 10% की हाँ लॉस हो रहा था। 10% का लॉस हो रहा था यानी कि ये कितना ये 90% बच गया 10 का लॉस होने के बाद। तो हमें क्या से काटना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इससे ये कैंसिल और सीधा ही कर लो दोस्तों 0 से 0 ये 0 तो कैंसिल कर दी। नीचे 100 लगाएंगे 100 से 100 कैंसिल। तो जब इसको पूरी तरह से कट करेंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा 136। जब इसको कट करके पूरा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 136 रुपीज़ पूरा पूरा हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में हमेशा पूछे जाते हैं। इस बुक से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो 136 बिल्कुल सही है। 34 पे चलते हैं। दो रेलगाड़ियों की चाल क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड है। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो चालों का अनुपात एक की तो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर पर हावर। एक की है 10 मीटर पर सेकंड। इनका रेशो बताना। तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे जब तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब मीटर पर सेकंड में बदलना हो। दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको छोटा सा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो आपको 18/5 से करना पड़ेगा इसमें बदलना। तो अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 में। ये शॉर्ट ट्रिक है हमेशा काम आएगी। याद रख लेना ये नोट कर लेना आपकी कॉपी में इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है तो चलिए अब सोल्व करते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो या इसको किलोमीटर पर आवर में बराबर बात है। इसको बदलेंगे जब क्या आएगा 5 2 जा 10 18 उधर जाके मल्टीप्लाई में 45/36 9 5 जा 45 9 4 जा 36 5/4 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा 5/4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बिल्कुल सही है। 35 में चलते हैं। 35 में क्या गया दो गोलों का क्षेत्रफल 1/4 के अनुपात में है। दो गोलों का क्षेत्रफल 1/4 के अनुपात में। इनके आयतनों का अनुपात बताना दोस्तों में। ठीक है दोस्तों इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताना में। देखिए दोस्तों इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा।
ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ऊपर, दो गोलों का क्षेत्रफल 1:4 के अनुपात में इनके आयतनों का क्षेत्रफल कितना था? 4πr²। फर्स्ट का गया 4πr², सेकंड का स्केयर कितना होगा? इनकी रेशो कितनी है? 1:4 है। 4π से 4π कैंसिल, r1 इधर भी स्केयर है, इधर स्केयर रूट कर देंगे हम, तो हमारे पास r1/r2 कितना आ जाएगा? स्केयर रूट करने के बाद 1 का 1, 4 का स्केयर रूट 2, तो r1 1 आ गया, r2 3 आ गया। तो वॉल्यूम का निकाल दो। वॉल्यूम कितनी होती है स्फीयर की? 4/3 πr³ फर्स्ट की, 4/3 πr³ सेकंड की। इससे ये कट जाएगा, r1 की क्यूब 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, तो वॉल्यूम का रेशो 1/8 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए कौन सा 1:8, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं 36 पे। 36 में क्या है? एक व्यक्ति 400 आमों के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है? मान लीजिए कि उसने 1 रुपये का एक आम खरीदा है, 1 रुपये का एक आम खरीदा है, यानी कि 400 रुपये के 400 आम खरीदते हैं, लेकिन वो 320 आम ही 400 रुपये में बेच देता है। तो उसको बेचने तो 400 में, 400 आम 400 रुपये में, लेकिन वो 320 आम भी 400 में बेच देता है, तो 80 का फ़ायदा होता है। 80 का फ़ायदा कितने पे हो जाता है? 80 का फ़ायदा होता है उसको 320 पे, तो 100 पे कितना? 8 4 जा 25, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। देख लीजिए कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर कितना? 37। 37 में क्या दिया गया? किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाएं तो 12 मिलता है। संख्या क्या है? कोई भी संख्या, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, और उस संख्या के x/3 से उस संख्या के x/4 को घटाएंगे तो 12 मिलता है। तो एलसीएम लीजिए इधर 12, 4x - 3x बराबर है 12, 12 2 जब 144, तो x आ जाएगा 144। 4 में से 3 गया 1, तो ये 12 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 12 12 144, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या गया दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ी देखने में आपको दिक्कत ना हो रही हो। ठीक है, अगले में क्या कहा गया? 10 वर्षों के बाद ए की आयु बी की आयु 10 वर्ष पहले आयु से दोगुनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी दोस्तों, तो उसको एक्स मान लेते हैं। बी की वर्तमान आयु को मान लेते हैं एक्स, और ए कितने वर्ष बड़ा है बी से? x+9 दिया हुआ ना, बी से 9 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो 10 वर्षों के बाद ए की आयु, यानी कि 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यदि अभी, देखिए दोस्तों ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सवाल, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या इक्वेशन बनेगी? इसमें इक्वेशन बनेगी कि x+9 यानी कि ए की जो एज है ना वो 10 साल के बाद, ठीक है दोस्तों, 10 साल के बाद जो बी की एज है ना 10 साल पहले थी, यानी कि बी की एज 10 साल पहले x-10 थी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगी। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना दोस्तों, तो क्या आएगा? x+19 = 2x - 20। एक्स इस साइड से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 90 + 20, यानी कि x = 39। तो बी की एज आ जाएगी 39। ये सॉल्यूशन है दोस्तों, ये इक्वेशन बनी है। दोबारा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से समझना। बहुत अच्छी इक्वेशन है ये, सिंपली निकल गया आपका। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है?
88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया कितने हजार चक्कर लगाता है? तो पहिए का व्यास क्या है? क्या बोला है? 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास कितना है? व्यास कैसे निकालते हैं? 2πr से निकालते हैं। तो 2 × 22/7 आर हमें निकालना है। तो कितना है? 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस साइड भी 1 मिनट दोस्तों, नया पेज ले लेते हैं हम, पेज की दिक्कत होगी थोड़ी। देखिए 2πr, 2πr से निकाल लेंगे हम, मतलब कि 88 किलोमीटर की वो लगाने पर कितना वो निकलेगा ये बताना दोस्तों में। देखिए 2 × 22/7 इंटू में आर, इंटू में मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। इधर क्या गया 88 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। ये इतने चक्कर लगाता है, ये तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 22 से कितना कैंसिल हो जाएगा? 4, और इधर 7 इधर आगे मल्टीप्लाई में 7 चौक 28। आर कितना आ जाएगा? 28/2। और आपका व्यास पूरा कितना आ जाएगा? डायमीटर 28 मीटर। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 28 मीटर। अगर रेडियस पूछी होती तो 14 हो जाती। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इसमें भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है आपका 39 नंबर का आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा 28 मीटर। एक आपके पास एक ये दी गई है दोस्तों, एक मतलब सीरीज, इसमें बताना आपको सीरीज क्या दी गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगी आपको। सीरीज क्या है? 2, 4, 7, 14, 17 और 34। और आगे बताना कि अगला पद क्या आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ट्राई करिए, सीरीज बहुत अच्छी अच्छी दी इस बुक में। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया, +3 कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर +3 कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे? +3 करेंगे। 34 इंटू +3 37 आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या, 2 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 37 देख लेते हैं कौन से में है। 37 ए में है। आगे हमारे 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं दोस्तों। जीके भी बहुत अच्छी दी। इसने क्या कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है? तो सीमा रेखा को बताइए दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है 49वीं समानांतर रेखा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसको बिल्कुल सही 49वीं समानांतर सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक थी दोस्तों, वो किसने लिखी थी ये पूछ रहा है। ये बुक हमारी अबुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों में सबसे बड़ी आंत होती है? सबसे बड़ी आंत बताना दोस्तों कौन से जानवर में होती है? सबसे बड़ी आंत दोस्तों गाय में होती है। गाय में सबसे बड़ी आंत होती है। 44 में चलते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखपुर में है। गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। एक और पीछे मैंने क्या वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन छोड़ा था, इन दोनों के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना आप, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। आगे 46, भारतीय संविधान लेख 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है? 36 से 51 में जो हमारे दिए गए दोस्तों, उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों किन के द्वारा नियुक्त होते हैं? उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश जज नियुक्त होते हैं, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है दोस्तों, बी।
सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सभी को पता है, एशिया है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, ये किस से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं हुसैन सागर से। हुसैन सागर से। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप देख लेना और बताना कि सही आंसर क्या है। हुसैन सागर। अगर दोस्तों ऐसे ही एसके की हम ये पूरी बुक है हमारे पास, एसके की ये पूरी बुक है, हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे इस बुक का। अगर आप हमसे जुड़े, ये जीवेंद्र राम सिंह यादव की ये बुक है। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल टॉप एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर कोई भी कमी रह गई है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी कमी आपके अनुसार जो भी कहोगे। और इस चैनल पे शाम को फिजिक्स एसके की जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो भी आएगी, एक वीडियो उसकी आएगी, एक रागा का प्रैक्टिस सेट आएगा दोस्तों आपको। तो ये सब आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा हमारे चैनल पे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, राम का लिंक दूंगा। इसमें दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मैं हमारे टॉप एग्ज़ाम का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपके डाउट भी सोल्व होंगे। अगर आप कहोगे तो इस बुक की मैं पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल करा लूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में आपके लिए। जय हिंद जय भारत।